डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बेटा? अच्छा बच्चों, माशाल्लाह सबसे पहले आपको मैंने जो फर्स्ट लेक्चर दिया वो व्हाट इज अकाउंटिंग पे दिया, बेसिक अकाउंटिंग में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम जो तीसरा लेक्चर आज देने जा रहे हैं, वो जो तीसरा लेक्चर है बेटा, वो कौन सा लेक्चर है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये है आज का हमारा टास्क। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। चलें बच्चों, शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को। और थर्ड लेक्चर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का है। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अपने ऊपर के दो लेक्चर्स में व्हाट इज अकाउंटिंग आपने पढ़ी, जिसके अंदर पूरा आपको बताया गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और बड़ा डिटेल में बताया ताकि आपको पता चले अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। उसमें ओनरशिप सब सब डिफाइन है डिटेल में। वो आपने बहुत अच्छा लेक्चर देखा। उसके बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताई गई। अकाउंटिंग इक्वेशन में जिन 5 पिलर्स का जिक्र आया बेटा, 5 पिलर्स की आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे कि किस किस हेड को किस सब का सब टाइटल हमें यहाँ बनाना है, किस हेड के अंदर कौन सी चीज आएंगी। तो सबसे पहला हमने पिलर, पहला अकाउंट, पहला आइटम क्या पढ़ा था बेटा? एसेट्स, दोज थिंग विच हेल्प टू ऑपरेट अ बिजनेस, दोज इकोनॉमिकल रिसोर्सेज which help to operate a business, those things which can convertible into cash। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, एसेट्स को इस हम अकाउंटिंग में दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक हिस्से का नाम है बच्चों करंट एसेट्स, और एक हिस्से का नाम है बच्चों नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, वो तमाम एसेट्स जो एक साल में फ्लक्चुएट हो, कम और ज्यादा हो, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट आपके पास इन्वेंट्री। अगर मैं पूरी क्लास से कहूँ कि मेरे स्टॉक में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मेरे स्टॉक में इन्वेंट्री पड़ी हुई है 5 लाख की, वो मेरा एसेट्स है जो अभी तक अनसोल्ड है। जब मैं उसको बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद दूसरा करंट एसेट्स होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं इसको, अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। वो पैसे जो कस्टमर से हमें लेने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी पैसे आए नहीं तो ये एसेट्स कहाँ से हो गया? देखिए, आपने उधार पे माल बेचा है किसी को, आपका माल उसके पास है। अब आपका भी हक है कि उससे वो पैसे लें। एक ना एक दिन वो पैसे 30 डेज के अंदर, 25 डेज के अंदर आपके पास आ जाएंगे। तो ये भी आपका क्या है? करंट एसेट्स है। आगे चल के हम इसके डाउटफुल डेब्ट और बैड डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर डूब जाए तो क्या होगा, एक बात की बात है। फिलहाल तो बात हो रही है कि assets can be divided into two major parts: current assets, non-current assets। Those assets which are usually fluctuate within a year, कम और ज्यादा होते रहे, are called current assets। करंट एसेट्स में पहला नाम इन्वेंट्री है, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल है, तीसरा नाम आप यहाँ कर लीजिए कैश, वो कैश बैलेंस जो आपके पास लॉकर में पड़ा हुआ है। चौथा कर लें बैंक बैलेंस, वो पैसा जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है। और एक आइटम और कर लें अदर रिसीवेबल्स। अब ये सवाल उठता है, ये अदर रिसीवेबल क्या चीज़ है बेटा? कुछ एसेट ऐसे होते हैं कि आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, आपका प्री 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 पेमेंट की हुई है आपने, है वो आपके पैसे आपने वक्त से पहले दे दिए हैं, किसी को रेंट वक्त से पहले दे दिया है, किसी को इंश्योरेंस के पैसे वक्त से पहले दे दिए हैं। तो अगर आपने किसी को प्री पेमेंट की हुई है, वो भी आपका जो प्री पेमेंट है एसेट है, और उसको करंट एसेट में किस हेड में लिखेंगे बेटा? अदर रिसीवेबल। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा, ये सेकेंड लेक्चर जो चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का, मेरी तमाम स्टूडेंट से है, दरख्वास्त है कि इसको ज़रूर मेमोराइज करें चीज़ों को ताकि याद रहे। और ये बेसिक के 5-5, 10-10 मिनट के लेक्चर्स हैं, ये 20 लेक्चर्स हैं, आपको देखने हैं हर सूरत में ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए।
अच्छा, कुछ ऐसे एसेट्स बेटा जो नाउन करंट हैं, जो लॉन्ग टर्म है, जिनका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलेगा, वो है नाउन करंट एसेट। जैसे लैंड, आपने कोई जमीन खरीदी है, इस पे आपने बिल्डिंग बना ली है, तो बिल्डिंग भी एसेट है। ठीक है, कल को चल के हम बताएंगे वो बिल्डिंग कैसे डिप्रिशिएट होती है। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है आपके पास, कटिंग मशीन, डाइंग मशीन, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, फैक्स मशीन है, ये सब आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। मोटर व्हीकल है आपके पास, गाड़ियां हैं आपके पास। ठीक है बेटा। अच्छा, ये सारे तो हैं प्यारे बच्चों, इन सबको कहते हैं टेंजिबल, फिजिकली मौजूद होना, टेंजिबल नाउन करंट एसेट्स। लेकिन बेटा 3 नाम मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ जो इंटेंजिबल नाउन करंट एसेट्स हैं, जैसे आपका गुडविल, जैसे आपका पेटेंट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क। अच्छा, ये कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इनकी मॉनेटरी अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे गुडविल है, आपकी कंपनी की साख मार्केट में क्या है, अगर आप बेचने खड़े हो जाएं या कोई दूसरा बंदा खरीदे आपकी गुडविल, तो वो कितनी की होगी। लेकिन देखा जाए कि फिजिकली एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। हाँ, जब आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे बिजनेस को, उस वक्त ये अकाउंट जो है ना क्रिएट हो जाएगा। पेटेंट्स, कि आपके पास किसी चीज को बनाने का गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है, वो लॉन्ग टर्म लाइसेंस है। ठीक है, पेटेंट्स हो गया। ट्रेडमार्क आपका है, आपने ट्रेडमार्क की कॉस्ट पे की हुई है, ये भी आपका नॉन करंट एसेट। लेकिन इन तीनों को अगर आपसे पूछा जाए क्या के, तो आप कहेगा सर ये इनटेंजिबल है, दे आर physically exist, they are not physically exist. Those assets which are not physical exist are called intangible noun current assets. याद रखिएगा, इन पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, इन पे अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट वगैरह आएगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होगा वो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई आपके कि क्या वो है। इसके बाद जो दूसरी चीज आ जाती है वो है लाइबिलिटीज। दूसरा पिलर लाइबिलिटीज। जैसे मैंने कहा था कि आपके पास ये तमाम चीजें, फर्ज करें, मैंने ऊपर लास्ट लेक्चर मिसाल दी थी, ये फर्ज करें ये तमाम चीजें आपके पास $500,000 की, कितने डॉलर्स की हैं? $500,000 की हैं आपके पास ये तमाम चीजें। ठीक है, ये आपके एसेट्स हो गए, फाइन लाइबिलिटीज। वो पैसे जो आपको पे करने, अगर आपको विद इन अ ईयर पे करने हैं प्यारे बच्चों, अगर आपको विद इन विद इन अ ईयर पे करने हैं, 1 साल के अंदर पे करने हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वो अखराजात जो 1 साल के अंदर पे करने होते हैं, वो अखराजात कौन से अखराजात कहलाते हैं? सॉरी, वो पैसे जो 1 साल के अंदर अदा करने हो, वो कहलाती हैं करंट लाइबिलिटीज। 1 ईयर, विद इन अ ईयर, 1 ईयर। और जो मोर देन 1 ईयर है, जो मोर देन 1 ईयर है, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है बेटा। अब मैं कुछ मिसालें देता हूँ, आपकी बात समझ में आई। फर्ज करें आपने उधार पे कोई गुड्स खरीदी है बेचने के लिए, तो आपकी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज हो गई कितने? उस लाइबिलिटी का नाम क्या है बेटा? ट्रेड पेबल। उस लाइबिलिटी का नाम है ट्रेड पेबल। जैसे ऊपर ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ ट्रेड पेबल है। अच्छा, बैंक में जितने जमा कराए हैं, अगर आप उससे ज्यादा निकाल लें, अगर आप उससे ज्यादा निकाल लें, तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, या आपने ओवरड्रॉ कर लिए। जैसे $10,000 जमा कराए, $15,000 निकाल लिए। अगर आपके बैंक ने आपको आपको ओडी अकाउंट दिया हुआ है, तो यू कैन ड्रॉ एक्सेस अमाउंट, यू कैन ड्रॉ। आप क्या कर, आपके बैंक में थे 10,000, आपने निकाल लिए 15,000, जो 5,000 आपने एक्सेस निकाल लिए, वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी तरह अदर पेबल,
अदर पेबल क्या है कि आपके ऊपर कोई एक्सपेंस पेबल है, रेंट देना रह गया है, इंश्योरेंस देना रह गया है, तो जो पेबल हैं अभी 1 महीने के रह गए हैं वो आपके अदर पेबल में आएंगे। इन तीन को कहते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी जिम्मेदारी है जो 1 साल के बाद अदा करनी है। इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है? बैंक लोन, बैंक का कर्जा। ठीक है। या कोई अगर कॉरपोरेशन है, कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, तो वो बॉन्ड्स जारी कर सकती है। ठीक है। अमेरिकन इसको बॉन्ड्स कहते हैं, ब्रिटिश बुक में ज्यादातर इसका नाम डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स पेबल। यानी ये आपने पब्लिक से पैसा लिया है, पब्लिक को एनुअल इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, और 5 साल बाद जब इसकी पीरियड पूरा हो जाएगा तो ये पैसा आप पब्लिक को क्या कर देंगे? वापस। लेकिन क्योंकि फौरन वापस नहीं करना है इसलिए करंट नहीं है बल्कि नाउन करंट है। ठीक है। तेजी से रिकॉल करते हैं। अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स में सबसे पहले मैंने आपको बेटा एसेट्स के बारे में बताया कि करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उनके क्लासिफिकेशन याद कराई आपको मैंने। फिर इसके बाद लाइबिलिटीज की मैंने बताया, ऑल दोस ऑब्लिगेशन विच आर ड्यू विद इन अ ईयर इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। वो 1 साल के अंदर देनी है तो करंट लाइबिलिटीज, 1 साल से ज्यादा देनी है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आइए तीसरे पिलर पे, दैट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी या पार्टनर, अगर एक मालिक है तो ओनर होगा, एक से ज्यादा मालिक हैं तो पार्टनर्स इक्विटी होगा बेटा। ठीक है। अब एक सवाल है ओनर्स इक्विटी और पार्टनर्स इक्विटी के अंदर कि कैपिटल, जो पैसा मालिक लगाएगा, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो एक ही शख्स का कैपिटल होगा, और अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो एक से ज्यादा लोगों का कैपिटल होगा। तो वो ऑल दोज एसेट्स इन शेप ऑफ कैश और नॉन करंट एसेट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द ओनर। वो मालिक का कैपिटल है, वो मालिक का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मालिक चाहे, मालिक ये कहे कि नहीं भाई मुझे जाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे वापस चाहिए, तो अगर वो अपनी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। बस आप याद रखिएगा इसके अंदर दो ही आइटम आती हैं ओनर्स इक्विटी में, कैपिटल में दो ही। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल, जाती इस्तेमाल के लिए पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज से निकालेंगे ड्राइंग। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बस 2 मिनट और लूंगा, लेक्चर खत्म। रेवेन्यू, इनकम, रेवेन्यू या इनकम, अगर मैं कोई भी कंपनी अपनी रेवेन्यू या इनकम रिकॉर्ड करती है, जैसे सबसे बड़ी रेवेन्यू है सेल्स, जब आप माल सेल करते हैं, इम्तियाज है, नाहिद सुपरमार्केट है, चेज है, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, जब वो माल बेचते हैं तो उसको सेल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मेरा कोई सर्विसिंग बिजनेस है, कोई मैं ब्रोकेज का काम कर रहा हूँ, तो वहां से मुझे मुझे कमीशन मिल रहा है, तो मेरी आमदनी कौन सी है? कमीशन इनकम, या कमीशन रिसीव्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है। और अगर मेरी किराए पे मैंने कुछ चीजें दी हुई हैं, अपने फ्लैट्स, अपनी दुकानें, अपनी गाड़ियां, अपने मल्टीमीडिया, अपने कैमरे, वहां से जो इनकम आ रही है रेंट इनकम बेटा। अगर मैंने कोई स्कूल, कोचिंग सेंटर, कॉलेज खोला हुआ है, मेरी फीस कम हुई है बेटा। अगर मैं बैंक हूँ और मैं लोगों को लोन्स दे रहा हूँ तो मेरी इनकम इंटरेस्ट इनकम होगी। और वक्त से पहले अगर मैं डिस्काउंट पीरियड के अंदर पेमेंट कर दूं, मुझे अगर डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है कुछ, वो भी मेरी रेवेन्यू है, अदर इनकम है मेरी, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है बेटा। तो ये तो सारे हो गए इनकम। और इन लास्ट एक्सपेंसेस, सबसे बड़ा एक्सपेंस है बेटा क्या? परचेजेस। जब आप माल खरीदोगे बेचने के लिए तो पैसा जाएगा। रेंट, सैलरीज, यूटिलिटी, सैलरीज एक्सपेंस, जो मुलाजमीन आपने रखे हुए हैं उनको आप सैलरीज दे रहे हैं। अगर जगह किराए पर है तो आप क्या दे रहे हैं? रेंट एक्सपेंस दे रहे हैं। और पानी, बिजली, गैस के जो बिल्स दे रहे हैं उसको कहते हैं यूटिलिटी एक्सपेंसेस। ठीक है। इंश्योरेंस कराया हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। और आपने अगर अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर किया हुआ था कि 10 दिन में पेमेंट कर दो, और उसने 10 दिन में पेमेंट कर दी, तो जो आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं वो आपका एक एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है बेटा।
आई होप बेटा कि ये मेरे लेक्चर नंबर 3 को आप ये सारी क्लासिफिकेशन याद करेंगे। देखिए सिर्फ मैं नाम लूंगा, जैसे मैं यूं नाम लूं तो आपको यूं याद होना चाहिए, आपको यूं याद होना चाहिए, जरा मुलायजा कीजिएगा। आपको किस तरह याद हो, जरा देखें, आपको इस तरह याद हो। बस मैं एक आइटम लूं, आप यूं करके बताएं। मैं जैसे कहूं लैंड, तो आपके जहन में फौरन ऐसा लैंड एसेट्स है सर। मैं कहूं ट्रेड पेबल, तो आपके जहन में फौरन आए कि सर ट्रेड पेबल तो हमारी लाइबिलिटीज होती है सर। और मैं पूछूं कौन सी लाइबिलिटीज, तो आप कहेंगे करंट लाइबिलिटी। मैं कहूं सेल्स, तो आपके जहन में फौरन आएगा ये तो रेवेन्यू है सर। मैं आपसे कहूं ड्राइंग, तो आपके जहन में आएगा ये तो कॉन्ट्रा कैपिटल है, कैपिटल या ओनर इक्विटी में आएगा ये। ओनर्स इक्विटी हमारी इन्वेस्ट, हमने जो इन्वेस्टमेंट में से वापस निकाल ली है, ठीक है। मैं कहूं सैलरीज, हमने तनख्वाहें दी हैं, आपके जहन में फौरन क्या आना चाहिए, एक्सपेंस। तो आई होप कि आपको इस तरह याद हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर 4 के साथ आएंगे। सर तौसीफ को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।